वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक 9th सीबीएसई का यूनिट बराबर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट मींस सेल का टॉपिक साइटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म पे बात करने वाले हैं हम आज। अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियस तक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे बराबर। अभी तक हमने न्यूक्लियस तक आपकी एनसीईआरटी बुक में न्यूक्लियस जहां तक दिया हुआ है न्यूक्लियस के टॉपिक तक हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग साइटोप्लाज्म ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म टॉपिक में हम कौन से टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या चीज है। तो टॉपिक को तो हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं पर हम पढ़ने क्या बोले साइटोप्लाज्म। फिर थोड़ा सा उन्होंने वायरस के बारे में बात की है बराबर। फिर सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, ठीक है। और फिर जब हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो वहां पर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज तो जहां तक हम लोग कवर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और लाइसोसोम, ठीक है। तो हम आज लाइसोसोम यहां तक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो आपकी बुक में उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, मैं सीधा आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसके कंक्लूजन पे बात कर रहा हूं। आपकी बुक में क्या बोल रहा है कि चाहे आपने पिछले टॉपिक्स में आपने देखा था कि आपने ओनियन पिल की स्लाइड प्रिपेयर की थी या ह्यूमन चिक सेल की स्लाइड प्रिपेयर की थी। यस, आपने ओनियन पिल की सेल्स की आपने स्लाइड प्रिपेयर की थी या ह्यूमन चिक सेल की, दोनों केसेस में आपने स्लाइड प्रिपेयर की थी। इतना चाहिए कि ओनियन पिल सेल जो है वो प्लांट सेल का एग्जांपल था और जो ह्यूमन चिक सेल है वो ह्यूमन सेल का एग्जांपल था। पर दोनों में कॉमन बातें क्या बोली थी उन्होंने, दोनों में आपने जब स्लाइड प्रिपेयर की थी तो उसमें कॉमन बात क्या बोल रहा है कि जैसी ये मैंने बाउंड्री जो दी ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और उसके अलावा ये जो पूरा बैकग्राउंड है जो कि फेंट कलर मतलब पिंक कलर से ऊपर वो थोड़ा सा कैसा लाइटली स्टेन हुआ, लाइटली कलर्ड पार्टिकल है पर वो पिंक कलर का है। तो ये जो एरिया है, जो लार्ज एरिया है जो कि लाइटली स्टेन हुआ है और जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, न्यूक्लियस को छोड़ के जो पूरा जो एरिया है दैट लाइटली स्टेन एरिया इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म बराबर। उस लाइटली स्टेन एरिया को उन्होंने क्या बोला है, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म की अगर बात करूं तो साइटोप्लाज्म ये नेचर में फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म नेचर में कैसा होता है, फ्लूइड होता है। और इसका अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं मतलब ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, यस वैसे तो मेनली उसे वाटर ही है पर उसमें जो चीजें डिजोल्व है वो जो चीजें हैं वो सेल टू सेल वैरी हो सकती है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल में परफॉर्म हो रही है वो ज्यादातर साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां पर सेल की बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है और सेल के जो दूसरे पार्ट्स है जिसको हम उनके सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं वो सारी चीजें भी इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है बराबर। तो इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है ये सेल टू सेल वैरी हो सकता है, क्योंकि सेल कौन से फंक्शन को बिलोंग करती है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली मतलब बेसिक साइटोप्लाज्म के जो कंपोजिशन है वो वैरी कर सकते हैं। अगर मैं साइटोप्लाज्म पे बात करूं तो मैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता सकता हूं कि जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है और यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक फर्क है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती। अभी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोले तो मूवमेंट, साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, वही यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होती है। फिर अगेन प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता दो पार्ट्स में, दैट इज एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। वही अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएट होता है। ये एक डिफरेंस है, बाकी केमिकल कंपोजिशन तो सेल टू सेल वैरी हो सकता है बराबर। यस, वायरस टॉपिक हम लोग उन्होंने आपकी बुक में वायरस टॉपिक को साइटोप्लाज्म के साथ में स्टार्ट किया पर ये वायरस टॉपिक हम लोग लास्ट में लेंगे बराबर, लाइसोसोम के लास्ट में लेंगे बराबर। फिर
अब इस साइटोप्लाज्म की बात हो गई। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? ये तो हो गई आपकी क्या, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। इस पार्ट को आपने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। तो उन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म वैसे नेचर में फ्लूइड है, पर इस फ्लूइड में डिफरेंट टाइप के सेल के सब पार्ट्स बोल सकता हूं मैं। सेल के क्या है, सब पार्ट्स है, एंड दैट सब पार्ट इज नथिंग बट सेल ऑर्गेनेल। दैट सब पार्ट इज नथिंग बट सेल के ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के जो पार्ट्स, ये साइटोप्लाज्म में जो सेल के बाकी के जो पार्ट्स है, जो सब पार्ट्स है, यस, उसको क्या बोला उन्होंने, सेल ऑर्गेनेल। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल ऑर्गेनेल बेसिक दो टाइप के हो सकते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल है, ये बेसिक दो टाइप के हो सकते हैं, और वो दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो सकते हैं, मतलब मेम्ब्रेन की उनको बाउंड्री हो सकती है, या फिर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड, या फिर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, यस। तो जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड में एग्जांपल अगर लेता हूं तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ठीक है क्या, फिर है गोल्गी apparatus के बाद में दैट इज लाइसोसोम, ठीक है, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड में आपका ये भी आ गया, क्लोरोप्लास्ट भी आ गया क्योंकि प्लास्टिड की टाइप में है वो, बराबर। और कौन सा है आपका, वैक्यूल, ठीक है। उसके अलावा भी होते हैं, जैसे आपके बुक में इतने ही थे, उसके अलावा भी होते हैं जैसे कि पेरिऑक्सिसोम, बराबर, माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो ये सब भी सेल ऑर्गेनेल, ये इनकी सभी को मेम्ब्रेन की बाउंडेड है, यस। और वैसे विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड बोले तो जैसे कि राइबोसोम, फिर है आपका सेंट्रियोल, ठीक है, ये सब। तो सेंट्रियोल आपको शायद 9th लेवल पे नहीं दिया हुआ है, पर राइबोसोम दिया हुआ है, ठीक है। राइबोसोम जो है ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, यस। तो ये हो गया। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ न्यूक्लियस वाला डिफरेंस नहीं है, एक और डिफरेंस बताया था, और वो डिफरेंस क्या था, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल वाली बात। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल में एक भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। वो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं, बराबर। वही प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, ये कॉमन है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। वही अगर मैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूं तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है, बराबर। हाँ, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में जैसे कि प्लास्टिड होता है, कोई एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। हाँ, तो ये डिफरेंस हो सकते हैं, पर मैं तो अभी प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं, मैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सेल ऑर्गेनेल में अब हम कौन से सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, हम ये 3 कंसिडर कर रहे हैं, बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी हम यहाँ पर ये 3 कंप्लीट करते हैं, यस। और वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और लाइसोसोम, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक लार्ज नेटवर्क है इसका, मेम्ब्रेन का। कहां से कहां तक, न्यूक्लियस से आपके मेम्ब्रेन तक। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस को आपको मैंने बताया था कि 2 मेम्ब्रेन्स होती है, पिछले लेक्चर में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर को 2 मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी के ऐसे आउटर नेटवर्किंग से ये एक नेटवर्क हो गया। अब एक्चुअली में दिखाने में मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है, पर वो है ऐसा, आपको सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है, पर वो है ऐसा सैटेलाइट स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो ये आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे नेटवर्क से मेम्ब्रेन का नेटवर्क फ्रॉम न्यूक्लियस टू आपका मेम्ब्रेन तक होता है, ठीक है, और वो इधर से भी है, इधर से भी, इधर से भी है। अब स्ट्रक्चर में ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, बराबर। तो राउंडेड स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला, वेसिकल्स, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला उन्होंने, ट्यूब्यूल्स। तो ये ऐसे नेटवर्क ऐसा ट्यूब लाइक भी हो सकता है, ऐसा वेसिकल्स का भी हो सकता है, बराबर। और ये जो जगह है अंदर की, ये जो ब्लू बना ये मेम्ब्रेन है, और ये अंदर की उसकी जगह है, बराबर। वैसे तो अगर मैं 11-12 के हिसाब से बात करूं तो सेल के अंदर की जगह दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई है, यस, ये एक इसके अंदर की जगह और ये सेल के अंदर की जगह, बराबर। तो पर वो छोड़ो, तो ये जो नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर है, दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि इधर साइड भी है, इधर साइड भी है, इधर साइड भी, इधर साइड भी है, बराबर। एंड दैट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर। इसके अगर फॉर्मेशन की बात करूं तो इसको फॉर्म करती है आपकी जो न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी के इमेजिनेशन से, मतलब वही बाहर की तरफ जब बहुत सारी फोल्ड हो जाती है और ऐसा नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में क्या होता है, जगह होती है और उस जगह में मटेरियल्स होते हैं। अब वो मटेरियल्स डिपेंड करता है कि वैरी हो सकते हैं, सेल टू सेल वो वैरी हो सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेल में ये इतना ही डेवलप होगा, वो डिपेंड करता है कि वो सेल कौन से फंक्शन की है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डेवलपमेंट है, यस, या जो नेटवर्किंग है वो वैरी हो सकती है। ओके, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर सेल में ऐसा कांस्टेंट ही रहेगा या ऐसे ही रहेगा, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ही रहेगा, नहीं, मैं एक जनरलाइज बता रहा हूं। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर वैरी हो सकता है, ये कभी नेटवर्क टाइप का हो सकता है, ये ट्यूबुल टाइप हो सकता है, या वेसिकल जैसा हो सकता है, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप बताए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन्होंने टाइप बताया, शॉर्ट फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप में कौन से हैं, दैट इज ए rough endoplasmic reticulum, that is RER, rough endoplasmic reticulum, and second one smooth endoplasmic reticulum, that is SER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क क्या है, बराबर। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर में अगर राइबोसोम एसोसिएट है, मेरे को राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एसोसिएट होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होता है, और राइबोसोम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर भी होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर भी राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, और कुछ राइबोसोम आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में भी एसोसिएट होते हैं। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ में राइबोसोम एसोसिएट है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ में राइबोसोम एसोसिएट है, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यस। उस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम है, अगर राइबोसोम के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो राइबोसोम इट कंसर्न विथ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बराबर। आपको मैं जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, पर डीएनए में तो क्या इंफॉर्मेशन है, डीएनए में क्या है, इंफॉर्मेशन है, पर साइट वो जगह जहां पे डीएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनता है, अगेन आई रिपीट कि डीएनए में क्या है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। आप ये इस बात को आप पिछले लेक्चर में, न्यूक्लियस वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से बताई है, ठीक है। तो अब जीन के पास इंफॉर्मेशन है, पर उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करने वाली जो जगह है वो जगह है राइबोसोम, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, बराबर। तो राइबोसोम वो जगह हुई जहां पे प्रोटीन बन रहा है। तो फिर अब मेरे को बताओ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम के साथ कनेक्टेड है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उस प्रोटीन से अब एंजाइम्स बन रही है, हार्मोन्स बन रहे हैं, या फिर प्रोटीन प्लस लिपिड बना के मेम्ब्रेन बना रहे, वो चीजें वैरी हो सकती है,
ठीक है। फिर दूसरा कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर फंक्शन में क्या स्टोरेज का है, जैसे कि आपके बॉडी में जो फैट स्टोर हो रहा है तो फैट वो सेल में स्टोर हो रहा है, तो सेल में कहां हो रहा है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो लिपिड बन रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। जो प्रोटीन को, जो जिस प्रोटीन से उस प्रोटीन को, देखो प्रोटीन तो आपको कौन बना रहा है, राइबोसोम, पर प्रोटीन स्टोर कहां हो रहा है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पर उस प्रोटीन से हार्मोन बन रहा है कि उस प्रोटीन को लिपिड के साथ जोड़ के मेम्ब्रेन बनाई जा रही है, बराबर। ये सब कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर। यस और नो। इवन हमारे बॉडी के ऐसे कई सेल्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब हमारे बॉडी में जो ऐसी टॉक्सिक चीजें फॉर्म हो जाती है उसको रिमूव करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो उसमें हमारा बॉडी में लिवर का बहुत बड़ा रोल है। तो लिवर की जो सेल है उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ वाला, वो डिटॉक्सिफिकेशन में डील करता है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि सेल फंक्शन में है, पर सेल में तो उसके ऑर्गन फंक्शन में है ना, तो हम तो अभी सेल के ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं ना, बराबर। तो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटॉक्सिफिकेशन भी रोल है, बराबर। तो ओवरऑल अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मींस रफ और स्मूथ दोनों की बात करूं तो ये पैकेजिंग, स्टोरेजिंग, मतलब चीजों को पैक कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, बराबर, हार्मोन बना रहे हैं, यस, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कर रहे हैं, मतलब मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सब उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रोल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, गोल्गी अपैरेटस को बनाने वाला भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, यस। लाइसोसोम को बनाने वाला भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। लाइसोसोम एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है या तो गोल्गी अपैरेटस से बनता है, ठीक है। और गोल्गी अपैरेटस एक तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही आपको आपका गोल्गी अपैरेटस मिलने वाला है। और स्ट्रक्चर में भी लगभग वो इसके जैसा ही है, इतना कि इसकी लार्ज नेटवर्किंग है, उसकी भी नेटवर्किंग है पर उसकी थोड़ी कम नेटवर्किंग है, पर वो भी लगभग ऐसा ही है, इतना बड़ा नहीं है पर वो भी ऐसा ही है। और फंक्शन भी वो इसके पास में ही है, क्योंकि इसमें की चीजें गोल्गी अपैरेटस में, गोल्गी अपैरेटस की चीजें इसमें, अगेन वही स्टोरेजिंग पैकेजिंग वगैरह वगैरह फंक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में इनके जो फंक्शन है कंसर्न है, जुड़े हुए हैं, बराबर। तो अगला जो टॉपिक है हमारा गोल्गी अपैरेटस। यस, इस गोल्गी अपैरेटस को गोल्गी अपैरेटस नाम इसलिए पड़ा है कि इसको जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है दैट इज कैमिलियो गोल्गी, जो कि एक पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट थे। यस, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे दिया हुआ है, और उस डिस्क्रिप्शन को मैं पूरा ना एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि आपको तो मैक्सिमम समझ में आ जाएगा। यस, कि उनका जन्म कहां हुआ, उन्होंने ग्रेजुएशन कहां से कंप्लीट की, पर मैं आपको उसके अलावा बातें बताना चाहूंगा कि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, बराबर। और वो जिस हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम करते थे वहां के किचन में उन्होंने अपने लिए एक लैब बनाई थी, और उस लैब में उन्होंने, बराबर, उस लैब में उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी जो कि नर्व सेल को स्टेन कर सके, बराबर। जैसे कि आपके पास बेसिक स्टेनर कौन से है, मिथिलिन ब्लू, बराबर, या इओसिन वाला। पर उन्होंने उस समय पे, क्योंकि देखो ये 1906 में उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला है, और आपके 1930s वगैरह के रेंज में आपका क्या आया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऑब्वियसली आप जो गोल्गी अपैरेटस का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा हुआ स्ट्रक्चर है। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा हुआ स्ट्रक्चर है। पर इसकी डिस्कवरी की अगर बात करूं तो ये डिस्कवरी तो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने से पहले ही हो गई है। तो किस तरीके से इसकी डिस्कवरी की गई है, स्टेनिंग टेक्निक से। तो इसके लिए जो स्टेनर है, यस, कि इस टाइप के स्टेनिंग टेक्निक से, इस टाइप के स्टेनर से, इस टाइप के केमिकल से इसको हम स्टेन करके देखेंगे। ये फर्स्ट टाइम कैमिलियो गोल्गी ने आउल मतलब उल्लू की नर्व सेल में ऑब्जर्व किया था, और उनको जो स्ट्रक्चर दिखा था उनको उन्होंने बोला था कि इसका नाम ये है। तो फिर बाद में उनके ऑनर के लिए उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया गोल्गी अपैरेटस, एंड दैट स्टेनिंग टेक्निक इज कॉल्ड एज अ ब्लैक रिएक्शन। उनकी जो स्टेनिंग टेक्निक थी उनको उन्होंने नाम दिया था ब्लैक रिएक्शन। कई बार बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ब्लैक रिएक्शन। तो ब्लैक रिएक्शन उनकी वो स्टेनिंग टेक्निक जिससे उन्होंने नर्व सेल को क्या कहता है स्टेन किया था उस पर्टिकुलर केमिकल से। वहां पे कुछ सिल्वर नाइट्रेट वगैरह कुछ केमिकल्स दिए हुए, उन केमिकल से उन्होंने क्या किया था, इस नर्व सेल को क्या किया था, स्टेन किया था, और जिससे उनको ये चीज उस सेल में ऑब्जर्व हुई थी। ठीक है, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे हुए स्ट्रक्चर से बताते हैं कि इसमें ऐसे पैरेलली अरेंज सिस्टम्स है,
इसको सिस्टर्न्स बोलते हैं, सिस्टर्निस, और जो कि ऐसे पैरेलली आपस में कैसे अरेंज है लाइक दिस, यही दिखे। और ये सिस्टर्नी भी आपस में एक में से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा जो पैरेलली अरेंज जो होता है, ऐसे बहुत सारे सिस्टर्नी, और वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ गोल्गी apparatus। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में भी इसका स्टोरेज, बराबर, सिंथेसिस, मॉडिफाइड, बराबर, लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होती है वो गोल्गी apparatus या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही भर के देता है। यस, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर से इनमें से ये जैसे इसमें से अलग हो रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर इससे जो अलग हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आगे चल के लाइसोसोम होगा। एक तो इससे बना या तो इससे बना। इसके जो एंजाइम्स भरी गई है, हम लोग लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स है, तो उसमें जो एंजाइम्स डालने वाले जो स्ट्रक्चर है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या तो गोल्गी apparatus है, ठीक है। कई बार चीजें क्या होती है, गोल्गी apparatus से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus में ट्रांसफर होती है फॉर मॉडिफिकेशन, फॉर स्टोरेज, फॉर सिंथेसिस वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये था अबाउट गोल्गी apparatus। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को क्या बोला गया है कि वैसे तो लाइसोसोम का अगर मैं डिटेल करूं तो उसको मैं दो तीन बहुत सारा बोल सकता हूं, पर अगेन 9th के अकॉर्डिंग मैं इतना ही बोलूंगा कि लाइसोसोम जो है ये एक राउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में एंजाइम्स होती है, और वो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, बराबर। अब उसका फंक्शन सेल को डाइजेशन परफॉर्म फंक्शन के लिए भी हो सकता है, यस। वो सेल में जो अनवांटेड चीजें आती है उसको भी तोड़फोड़ करके डाइजेस्ट कर सकता है, या फिर सेल में जो पुराने सेल ऑर्गेनेल्स हो गए हैं उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है, या फिर अगर पूरी सेल ही पुरानी हो गई है तो वो अपनी पूरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करके पूरी सेल को भी मार सकता है, ठीक है, यस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। इसके अंदर में क्या होती है, एंजाइम। लगभग हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके बाद अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होती है, और वो अलग अलग एंजाइम अलग अलग टाइप के लाइसोसोम में होंगी, पर हम तो पूरा लाइसोसोम की बात कर रहे हैं ना, यस। तो सेल में जो भी अनवांटेड चीज आती है उसको डाइजेस्ट करके खत्म करने की जो क्षमता होती है वो आपके लाइसोसोम में होती है। उसके अलावा अगर सेल में किसी चीज को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए भी डाइजेस्टिव एंजाइम वो लाइसोसोम के पास होती है। सेल में अगर कोई जो सेल ऑर्गेन पुराना हो गया, वर्न आउट हो गया, उसको भी अगर रिमूव करना है तो उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, और अगर सेल ही पूरी पुरानी हो गई है और उसको खत्म करना है तो उसके लिए भी उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, जिससे कि वो बर्स्ट होकर पूरे सेल में एंजाइम फैल के सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए हम इसको सेल का सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था लाइसोसोम। अगेन लाइसोसोम के फॉर्मेशन की बात करता हूं तो लाइसोसोम को एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है या तो गोल्गी apparatus फॉर्म करता है। आपकी बोलती है कि गोल्गी apparatus करता है, तो आप अपनी बुक के हिसाब से ध्यान में रखो, ठीक है, यस, यस और नो। और अगर अब 11th 12th होता तो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और लाइसोसोम को बोलता कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये इनका जो फंक्शन है ये आपस में रिलेटेड है, एक में के साथ इनका फंक्शन क्या है, रिलेटेड है। दैट्स व्हाई दे कॉल अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये आपके 11th में भी आपको चैप्टर है ना, 11th स्टैंडर्ड में भी आपको चैप्टर, तो वहां पर थोड़ा डिटेल में बोला गया है, यस। तो दैट्स अबाउट लाइसोसोम, बराबर। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, हमने गोल्गी apparatus देख लिया, हमने लाइसोसोम देख लिया, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर ली, हमने यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंस देख लिया। तो बच्चों ध्यान दो, अब उन्होंने कहा साइटोप्लाज्म के साथ साथ में वायरस के बारे में बात की है, ठीक है। तो वायरस क्या चीज है, वायरस के बारे में भी उन लोगों ने साइटोप्लाज्म टॉपिक में थोड़ा सा बोला गया, जबकि इसके बारे में अलग सा टॉपिक देना चाहिए, कोई बात नहीं, हम इसको अलग से पढ़ते हैं। तो वायरस के बारे में अगर बात करते तो वायरस आज भी कंट्रोवर्सी में कि कुछ लोग इसको, मतलब कुछ साइंटिस्ट इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं और कुछ साइंटिस्ट इसको नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसका रीजन ऐसा है कि ये एक पैरासिटिक स्ट्रक्चर है, बराबर। और अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं, रीजन क्या है कि पैरासाइट है, और ये भी कैसा है, पैरासाइट है, दैट इज विदाउट होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकता, बराबर। अब होस्ट और पैरासाइट का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज टू बी ये ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है जो कि किसी दूसरे की बॉडी पे रहेगा, और ये ऑर्गेनिज्म के उसका होस्ट है, तो ये इस पे रहेगा, तो ये जो हो जाएगा होस्ट। तो जो वायरस का जो होस्ट होता है वो होती है सेल, बराबर। वायरस का जो होस्ट होती है वो कौन होती है, सेल। एंड वायरस इज अ होस्ट स्पेसिफिक, वायरस इज अ होस्ट स्पेसिफिक, मतलब अगर कोई वायरस प्लांट सेल का के हिसाब से बना है तो वो सिर्फ प्लांट सेल को ही परेशान करेगा, और अगर वो
एनिमल सेल के हिसाब से बनाया तो वो सिर्फ एनिमल सेल को परेशान करेगा, बराबर। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में ये दो ही चीजों से बना होता है, स्ट्रक्चर में ये दो ही चीजों से बना होता है, और वो चीजें है आउटर प्रोटीन और इनर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है क्या, इनर न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के फिर दो टाइप होते हैं, यस, एक तो डीएनए या तो आरएनए, बराबर। मतलब वायरस एक तो डीएनए से बना हो सकता है या तो आरएनए से बना सकता है, एंड इज द होस्ट स्पेसिफिक। मतलब अगर सेल के अंदर है तो तब ये लिविंग जैसे एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि ये उस सेल की सारी मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अगर सेल के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग जैसा होता है, बराबर। ये सेल के बाहर कैसा होता है, नॉन लिविंग जैसा होता है। इसी के एग्जांपल में मैंने अगर ये एक कोई बैक्टीरियोफेज बनाया, ये बैक्टीरियोफेज का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये जो ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, ये ब्लू कलर का उसका पूरा प्रोटीन कोट है, यस। और जो रेड कलर से बनाया है उसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड। तो इस केस में डीएनए है, क्योंकि ज्यादातर वायरसेस के जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए ही होता है। हाँ, पर कुछ केसेस में ये आरएनए भी होता है, जैसे कि अभी चल रहा है मार्केट में कौन सा, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस इज ऑल्सो अ आरएनए वायरस, ठीक है, यस, बराबर। तो ये जो है, यस, ये आउटर प्रोटीन कोड और इनर उसका डीएनए, बराबर। तो ये क्या होता है, ये अपने आप को जो मल्टीप्लाई ये सेल के अंदर ही कर पाता है। क्या करता है, जैसे ये सेल के कांटेक्ट में आया, सेल के कांटेक्ट में कैसे भी आ सकता है, यस, ये खुद नहीं उड़ के जाता था। जैसे कि ये पानी के थ्रू कांटेक्ट में आ गया, एयर के थ्रू कांटेक्ट में आ गया, या इन्फेक्टेड सेल से दूसरी सेल अगर टच में आ गई तो उसके थ्रू कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे वंस इट कांटेक्ट विद नॉन इन्फेक्टेड सेल, जैसे ये उस सेल के कांटेक्ट में आया तो ये क्या करता है, अपने डीएनए को उसके अंदर पेनिट्रेट कर देता है सेल के अंदर में, फिर अपने डीएनए को वहां पे मल्टीप्लाई करता है, और वो डीएनए सेल के डीएनए को कंट्रोल में कर लेती है, जिस कारण से वायरस अपने आप को उस सेल के अंदर मल्टीप्लाई करके उस सेल को मार देता है। तो इस तरीके से फिर जब वो सेल को मार के बाहर निकल जाता है वायरस, फिर वो वायरस फिर किसी न किसी द्वारा दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट में आता है, और इस तरह से वो अपने आप को मल्टीप्लाई और सेल को मारते चलता है। इसलिए वायरस डेंजरस हो जाता है, बराबर। इसका कोई वैसे इलाज तो अभी नहीं है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक, ये कोई सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं बना सकते हम लोग। बट बॉडी के पास इसका खुद का इलाज होता है, बराबर। इंटरफेरॉन्स से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, बराबर। तो दैट्स अबाउट वायरसेस, ठीक है। तो आगे के जो टॉपिक्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।